हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीएससी अजमेर बोर्ड की ऑनलाइन कक्षा। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ रहे हैं गणित के सवाल और 30 सवाल हैं जो रीट लेवल फर्स्ट 2018 के परीक्षा प्रश्न पत्र में थे। तो इसमें जो 30 सवाल हैं जो अब की बार रीट हो रही है 26 सितंबर को, उसी के जो आरबीएससी अजमेर बोर्ड है वही करवाती है, तो उसी का जो पिछला पेपर है वही हम यहाँ पे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आता है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेन के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि ये लाभ या हानि है वो किसके बराबर है, तो वो क्या है। देखो, मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अगर अब मैच्योर हो चुके हो, 18 प्लस हो, आपने बीए बीएड डिप्लोमा जो कर रखा है उसके अनुसार आप सीधा कर सकते हो। देखो, 12 पेन हैं, सपोज करो हम 10 रुपये के एक पेन खरीदते हैं तो ये हो गया 120 रुपया, ठीक है, यानी 10 रुपये में पेन खरीदे। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, जब 16 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी हम अब 16 पेन हैं, ठीक है, वो कितने रुपये में बेच रहे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक पेन कितने में बेचा, एक बेचा, वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 120 बटा में 16 कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे लगभग 16 7 के 16 580 और 32 लगभग 112, यानी ये 112 पे भाग चला जाता है और फिर बचता है हमारा 8 और ये आता है 0 के साथ पॉइंट और 5, यानी 7.5 रुपये में एक पेन बेच और 10 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी 10 माइनस 7.5, ठीक है। तो ये कितने रुपए का, 2.5 रुपये का नुकसान हो गया, यानी ये किसके बराबर है, 25% हानि के बराबर है। एक तो तरीका है ये मैच्योर वाला लॉजिकल रीजनिंग, हम जो सामान्यतः जो प्रयोग करते हैं व्यापार में या खरीद में मोल भाव में कि इतने रुपए में खरीदा था, इतने की हानि हो, इतने रुपए का, इतने नग थे या इतने सामान था, इतना जो पीस थे, तो उसके हिसाब से ये तो है लॉजिकल जो हम रोज़ाना क्रय विक्रय या मोल भाव करते समय कुछ चीज़ें एक साथ खरीदते हैं उसमें। अब दूसरा तरीका क्या होता है जो कक्षाओं में हमारे चलता है, वो क्या है कि ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट रहेगा। जो चीज़ें ऐसे हो सकती है ए या बी पॉइंट में, दो तरीकों से वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो 1 रुपये की वैल्यू, एक सामान कितने रुपए के बराबर है, 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 12 मूल्य है वो 12 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है, 12 वस्तुएं। अब 16 रुपये वस्तुओं के मूल्य का कितना हो गया, 16 के बराबर होना चाहिए, जबकि 16 वस्तुओं का ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये सीपी है, ठीक है, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं। जबकि 16 वस्तुओं का एसपी कितना है, ये एसपी है हमारे पास 12 रुपये, तो यानी होना चाहिए ये होना चाहिए 16 रुपये सीपी, मतलब 16 रुपये सीपी है तो कॉस्ट प्राइस है, यानी हमें 16 रुपये में एक चीज़ खरीदनी है, जबकि हम बेच रहे हैं उसी को 12 रुपये में। तो यहाँ पे इन दोनों से भी आप निकाल सकते हो कि 12 और 16 का डिफरेंस 4 का है और 16 का 4 कितने के बराबर है, 25% के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको आदत पड़ी हुई है कि नहीं हमें तो पेन और कॉपी चलाना है दिमाग के साथ साथ में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हानि निकाल सकते हो, लॉस, ठीक है। वो कितने हैं, 16 माइनस में 12, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस है और वो सेलिंग प्राइस है इसमें से, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। हानि या लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, यानी क्रय मूल्य में कुछ ज़्यादा बेचते हैं तो लाभ होता है, क्रय मूल्य से कुछ कम बेचते हैं तो हानि होती है। तो यहाँ पे मैं जो सीपी है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और गुणा में 100। अब इसको आप हल कर सकते हो। देखो मैंने 2-3 तरीके से बताने का प्रयास किया है।
अगर आपको थोड़ा सा पजल लगे तो एक बार वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 25%। ये हमारी लॉस हो चुका है, मैंने आंसर यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 92वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें मिला है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, ठीक है, यानी एक आदमी था, उसने कुछ 10% की राशि सरल ब्याज की दर से, शेष राशि 12%, यानी एक्स राशि, या फिर हम कह सकते हैं कि, ठीक है, एक्स आदमी द्वारा दो राशि ली गई थी, एक m की वैल्यू थी, एक n की वैल्यू थी, ठीक है। उसमें से फिर आगे बढ़ते हैं, वो एक तो क्या थी 10% पे लगा दी, ठीक है, और दूसरी 12% पे लगा दी। इस प्रकार से इसने बांट दिया, यानी 100 रुपये थे, उसमें से 10 m राशि है वो 10% के ब्याज पे लगा दी, और जो बच गई राशि यानी n कुछ भाग 100 का n है वो 12% पे उसने सरल बैंक में क्या है दर से सरल सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है बैंक की ब्याज से 4% वाला। अब प्रथम राशि है यानी ये m है, इसका m का 4% किसके बराबर है, जो शेष बची हुई राशि है ना उसके 5% के बराबर है, ठीक है। अब आगे यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास m और n की वैल्यू मान के चलो 4 और 5 आती हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास हमें नहीं पता कि 100 रुपये का कितना था, इसलिए हम इसको मानते हैं 4x प्लस में 5x, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यू है जो 100 रुपये के बराबर है मान के चलो। अब हमें ये कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज यानी 2500 रुपये बनता है, तो जमा की गई राशि कितनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं, यानी जो राशि थी हमारी यानी प्रिंसिपल 2 वर्ष की समय था, दर हमारी 10% थी, ठीक है, बट्टा में 100 सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगा रहे हैं। दूसरी राशि हमारी ये थी, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे 2 गुणा में 12% बटा में 100, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, यानी ये दोनों राशि मिलके हमारे को 2500 रुपये यानी 2500 रुपये जमा दे रही है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये होता है 4 दूनी 8 80x बटा में 100 प्लस में 5x 5 दूनी 10 और 12 यानी 120 हो गया गुणा करते हुए, ये भी 120x बटा में 100 बराबर हमारे पास 2500 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, अगर इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास आता है, देखो 200x बटा में 100 बराबर 2050। आगे का स्टेप यहाँ से है और ये हमारे पास 2x बचता है यानी 2500 है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1250 रुपये, यानी 1 साल का ब्याज हमें कितना दे रहा है, दोनों राशि 1250 रुपये दे रहा है। अब यहाँ पे कुल राशि कितनी थी हमारी 4x थी, यानी हमें नहीं पता कि कितनी राशि थी, हम मान के चल रहे हैं 4x और एक 5x यानी 2 भाग किए थे, यानी कुल कितने भाग किए थे, कुल निवेश यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। तो ये x हमारा कितना हो गया कुल निवेश, अब यानी x की वैल्यू एक वैल्यू 1250 के बराबर है, तो कुल वैल्यू कितनी है हमारी 9x थी, और इसको गुणा कर देते हैं, ये बराबर आ जाएगा 1250 गुणा में 9, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1250 में, तो ये हो जाएगा 5 निम 45 यानी 11250 के अकॉर्डिंग ये हमारी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 11250, ठीक है। यानी 1250 को मैंने 9 से गुणा किया है, कुल राशि हमने 4x और 5x के रूप में जमा कराई थी, और x की वैल्यू हमने निकाली 1250
तो और अब इसको गुणा किया तो ये 11x मतलब 9x के बराबर कितना हो गया 11,250 रुपये, यानी हमारा सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो लिखा है उसी को स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, यानी 3 लीटर कुल घोल है। ठीक है, किसका? चीनी और पानी का जो शिकंजी बना रहा है किसी व्यक्तियों के लिए, कई 3-4 लोगों या 5-7 लोगों के लिए। ये सोच के चलो उसने चीनी और ये शर्करा यानी शक्कर या कई चीनी बोलते हैं जो भी, तो पानी में मिलाया, उसमें से 40% चीनी है। अब इसमें 40% निकालते हैं तो 3 गुणा में 40% कितना हो जाएगा 100, 40/100, 10 से 10, 4 3 12, यानी 1.2 लीटर हमारे पास क्या है चीनी का घोल था। ठीक है, 1/2 भाग 3 लीटर में से 1.2 भाग, सॉरी 1/2 नहीं 1.2। यदि 1 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए, यानी 3 लीटर के समान में हमने पहले पानी हमारे पास कितना था 1.8 था, अब इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, यानी पानी की मात्रा कितनी होगी 2.8 हो चुकी है। ठीक है, और कुल वैल्यू जो थी हमारी 3 लीटर का जो सामान था उसमें हमने 1 लीटर पानी मिलाया तो ये 4 वैल्यू हो गई। ठीक है, ये यानी कुल जो मिश्रण है वो अब 4 हो चुका है। तो यहाँ पे हम आगे का स्टेप करते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा। अब आगे देखो कि 1 लीटर पानी मिलाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4 लीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास आता तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत, यानी चीनी तो अब भी हमारे पास 1.2 है, यानी शक्कर है वो 1.2 है, या शर्करा बोलूँ तो भी 1.2 है। उसकी वैल्यू हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं हुई, पानी की मात्रा बढ़ाई है। अब इसकी शक्कर या शर्करा की या चीनी का प्रतिशत निकालें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा। चीनी का प्रतिशत हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2, 1.2 और बटा में 4 गुणा में 100। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो ये हमारा गुणा करने पे आता है 4 से भाग करेंगे तो 0.30। ठीक है, तो 12 को हमने भाग दिया, 4 से 3 आया, दशमलव था तो 3.30 बच गया। अब इस 0.30 को हम गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 30 लीटर 30% हमारा यहाँ पे, लीटर नहीं प्रतिशत में ज्ञात करना है, 30% हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। ठीक है, पानी मिलाने के बाद हमने 4 से भाग दिया इसको। ठीक है, क्योंकि 4 कुल घोल की मात्रा है वो 4 लीटर हो चुकी है, जबकि चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वो पहले 1 लीटर थी। और ये हमारा बी आंसर यहाँ पे बनता है। अब आता है 93वां प्रश्न। समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर समांतर चतुर्भुज नहीं की हुए तो मेरी मैथ की कक्षाएं हैं 7वीं और 8वीं, 6ठी 7वीं 8वीं, 7वीं और 8वीं में अच्छा गणित दिया है रीट के अनुसार, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को अगर PSC की बुक है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और बुक नहीं है तो सीधा कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चित्र दिया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, जैसे हमारी बर्फी आती है, काजू कतली वाली चक्की आती है जिसे कहते हैं। अब इसको हम देखें तो ये हमें ये बोला है कि यहाँ पे क्या है 2x + 5y है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 75 डिग्री का कोण है अंदर की ओर। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास है 4x + में y, और ये हमारे पास 150 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये हमें कोण दिए हैं। अब आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं कोण होते हैं वो क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज में, यानी कोण A है, कोण D है, ये समान होगा। ठीक है, कोण A है वो कोण D होगा। ये एक बात ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज में
विपरीत कोण या आमने सामने के कोण, ठीक है, इस तरीके से कोणे के आपस में एक तरह विकीर्ण की तरह जो कोण बनते हैं आपस में समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे AD है वो बराबर है और C कोण किसके बराबर है, कोण B के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 150 डिग्री का जो कोण है, यानी एक मिनट, कोण A है 2x प्लस 5y है, वो किसके बराबर है, कोण 150 डिग्री है, ठीक है, ये बात है। और ऐसे ही कोण C है वो 4x प्लस में y है, ये किसके बराबर है, कोण 75 डिग्री के बराबर है, कोण B के बराबर है, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है, अब इसको हल करें तो ये देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके रखें x की और 30 की, तो मैं यहाँ पे 25 वाली है, 12.5 वाली है, 30 की है, तो ये आप आसानी से देखो, जिसमें मल्टीपल थोड़ा सा टेढ़ा है उसको छोड़ दो, ये C पहले ये देखते हैं ताकि गणित हमारा आसान हो जाए, थोड़ी समय बचेगा। तो 2x है और 5y है, अगर ये 150 हो रहा है तो C या D में से कोई ऑप्शन होगा। तो x की वैल्यू मैंने रखी 30, 2 गुणा में 30 प्लस में, आपके पास 3 घंटा टाइम है, आप आसानी से कर सकते हो। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है, तो ये होता है 30 दूनी 60 प्लस में 15 5 75, यानी 5 और 7 और 6 13, यानी 135 डिग्री, ये हमारा 150 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये तो था D ऑप्शन पे, अब C ऑप्शन पे देखते हैं तो 2x प्लस में 5y की वैल्यू किसके बराबर है, 150 डिग्री की है, तो 2 गुणा में 15 प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 30 गुणा में 5, एक मिनट, तो यहाँ से हम देखें तो 15 दूनी 30 प्लस में 5 थी 15, ये 180 हो गया, और हमारे पास पहले कोण कितना है, 150 का है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। अब इसको साफ कर देते हैं और हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हम निकालने का प्रयास करते हैं कोण B की, ऑप्शन B के माध्यम से। तो ये 2x प्लस में 5y बराबर 150 डिग्री है, और 2 गुणा में यहाँ पे दिया है 12.5, तो 12.5 प्लस में 5 के साथ y का मान रखेंगे, तो 5 गुणा में y की वैल्यू है 25। अब इसको हल करते हैं तो ये 150 होता है कि नहीं देखते हैं, तो 12 को 5 से गुणा, 12.5 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आया 12 दूनी 24 और 1 25, प्लस में 25 5 125, यानी ये हो गया हमारा 150 डिग्री के बराबर में। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सेट आता है, इसका मतलब है कि आंसर B हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। डीपली मेरा प्रयास है कि मैं सही से और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, जैसा भी हो मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। C-टेट, S-टेट और जितने भी प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5 की परीक्षाएं हैं, उनके सभी प्रीवियस पेपर के मैथ और इंग्लिश हम अगले 1 माह में, यानी अगस्त और सितंबर के 15 सितंबर से पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आता है 95 नंबर प्रश्न। कबीर कह रहा है कि 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, ठीक है, और वह 11 में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, यानी 10 सामान खरीदता ज़्यादा है, बेचता कम है, पैसे वही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो डिटेल से हमारे पास ये आता है कि 11 पेंसिल का मूल्य, ठीक है, 11 पेंसिल है, उनकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है। मान के चलो एक पेंसिल है वो 10 की है, तो 11 की कितनी हो जाएगी, 110 के बराबर है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यानी 11 पेंसिल है वो 10 रुपये की है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 पेंसिल हमारे पास कितने रुपए की हो जाएगी,
ये मान के चलो 100 रुपये की हो गई, ठीक है। यानी 11 को 10 से गुणा कर दिया हमें, 10 पेंसिल की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 रुपये। 110 पेंसिल है, ठीक है, वो 100 रुपये में आती है। जब 11 में आ सकती है तो मैंने 11 की यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे 100 के 10 के 0 लगाया, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो नेक्स्ट स्टेप में हम समझ सकते हैं कि हमने विक्रय मूल्य, ये तो था सीपी, अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 10 पेंसिल है और बिक्री हमने क्या किया था, 11 रुपये में किया था, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 100 रुपये का सामान है, ठीक है, 100 नग हैं, वो कितने में बेच दिए, 110 रुपये में बेच दिए, ठीक है। यानी 110 में 100 सामान खरीदा, यानी 100 पीस खरीदे, वही 100 पीस मैंने क्या है 110 रुपये में, यानी 10 रुपये बढ़ा के मैंने बेच दिया। अब यहाँ पे लगभग हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, थोड़ा सा कर दिया शायद, ठीक है। अब ये 110 का सामान है, वो 11 में बेच रहे हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 110 पेंसिल है, वो कितने में बेच रहे हैं हम, ये बेच रहे हैं हम 11 गुणा में 11, ठीक है, 121 रुपये के हिसाब से हम बेच रहे हैं, ठीक है। ये बात आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास क्या आता है, यानी जो डिफरेंस है सीपी और एसपी का, वो कितने के बराबर हैं, यानी हम खरीदते तो 100 रुपये में हैं, बेचते हम 121 रुपये में हैं, सामान उतना ही है, ठीक है। तो हमारे पास लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, या हानि होती है तो क्रय मूल्य पे होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बट्टा में सीपी, ठीक है, और गुणा में 100। हमारे पास कितने रुपए का सामान खरीदा था, 100 का, बेचा कितना 121 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 121 माइनस 100 बटा में 100 रुपये में ख़रीदा था, गुणा में 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 121 में से इसमें से निकालते हैं तो 21% हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त होता है। ये तो था हमारा गणितीय जो कक्षा सहित पाठ जो कक्षाओं में हमें गणित सिखाया जाता है, एक तरीके से जो मैंने सीखा वही आपने आगे सिखा दिया। और दूसरा तरीका है जो आजकल ट्रिक के रूप में चलते हैं, ये हमारा सीपी है, ठीक है, ये हमारे पीस है एसपी हैं। अब इनको उल्टा सीधा लिखता रहे हो, 10 बटा में 11 और 11 गुणा में 10, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 121 माइनस 100, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 21% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्रॉस सेक्शन के बाद में एसपी और सीपी आता है, यहाँ पे प्रतिशत आ गया। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमेशा लाभ होता है और ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। ये बात आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा तरीका ए नंबर का है, ये बी नंबर का तरीका है। दोनों आपको जो से बेस्ट लगे वैसे आप कर सकते हो। अब आता है 96 नंबर प्रश्न। यहाँ पे लिखा है कि x प्लस में 5/6 प्लस में 5/7 प्लस में 4/9 बराबर क्या है 2 सही 125/26, ठीक है। तो यहाँ पे x किसके बराबर है, ये x की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखो हमें दिया क्या है, x दिया है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आगे का स्टेप यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस में। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है 7×63।
ये हमारे पास होता है 129, ठीक है। इसका एलसीएम कितना है 126, ठीक है। अब 126 पे हम 6 का भाग देते हैं तो 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 एकम 6 होता है, यानी 21 आ गया। और 21 गुणा में ऊपर से 5 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 105। प्लस में 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, बच के हमारे पास 5 और 7 8 56, ठीक है। तो ये 18 गुणा में 5। प्लस में अब 9 का भाग देते हैं 126 पे तो ये आता है 9 एकम 9, बच गए 3 और 9 चौक 36, 36 चौके 4 चौक 16, 4 3 12, 126। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका एलसीएम आगे निकालते हैं तो ये हमारे इसको हल करते हैं तो 126 दूनी होता है 252, 252 और 125 होता है हमारे पास 377, ठीक है। बटा में 126 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको हल करते हैं तो x की वैल्यू हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं x को, तो यहाँ से आगे बढ़ता है हमारे पास x बराबर हो जाएगा हमारा, देखो 377 बटा में 126 माइनस में ये ऊपर की संख्या इनको जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास होता है 1 5 105, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 105 प्लस में 18 5 90 प्लस में 126, ठीक है। जो 36 गुणा में 4 लिखा मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया, थोड़ा सा मैं स्टेप को चेंज कर देता हूँ। 36 गुणा में 4। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया बटा में 126, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा, x की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, ये इसमें से घटाते हैं, ऊपर वाला ऊपर में से घटाएंगे तो ये मान बचेगा हमारे पास 905 और 295 और 126, 295 195 126 4 5 11 9 तो 105 126 4 5 11 और 2 और 1 3, 231 5। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को इसमें गलती लग रही है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 126 भाग में 4, 9 9 1 9 3 6 14, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 56, ठीक है। इसलिए ये हमारे गड़बड़ हो रही थी, 14 चौके 56 आ जाएगा यहाँ पे। अब सही है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 377 माइनस बटा में 126 माइनस 251 बटा में 126, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 126 बटा में 126, ठीक है। 251 को 377 में से घटाया यानी 1, तो हमारा राइट आंसर किसके बराबर है 1 के बराबर है। ये स्टेप था इसका। आगे बढ़ते हैं 96 97 से दिए गए वृत्त में थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का सवाल हमें दिखाई दे गणित में तो हम यहाँ पे समझेंगे ये जो रेखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें चित्र में दिया है, इससे ऊपर का जो भाग हमारे पास बचता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक ही खंड है, यानी इतना जो भाग है वो एक ही भाग है वृत्त का, जो ऊपर से यहाँ से
तो इस भाग में जैसे यहाँ पे कोण बनाया, यहाँ पे कोण बनाया, फिर मैंने यहाँ पे कोण बनाया, तो इनकी जो मान है यहाँ पे वो क्या होते हैं, थीटा के बराबर होते हैं, यानी मान क्या रहेंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ कितने ही कोण बना लेना, जैसे यहाँ पे इसमें बनाया गया है। इसने यहाँ पे क्या दिया, हमारे पास ऐसे वृत्त दिया है, इसमें एक रेखा नीचे खींची है। ठीक है, इससे जो ऊपर की रेखाएं हैं अब कोण बनेगा, ये सपोज करो इसने एक दूसरे के ऊपर त्रिभुज बनाया है। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमें ये पूछा कि ये वाला जो थीटा का मान है वो कितना होगा। ये हमें 40 डिग्री दिया है और ये हमें छोटा सा है बिल्कुल 85 डिग्री दिया है। ठीक है, पूरा कोण है ये दोनों साइड का, तो ये 85 डिग्री दिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू 40 है तो ये भी 40 होगी, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 85 है और ये 40 है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कोण A है वो कोण B है, क्योंकि ये A है हमारे पास, ये B है और ये C है, ये DA है। अब हम कह सकते हैं कि कोण A है वो कोण B के बराबर है, और यहाँ पे काण क्या है, एक ही खंड यानी एक ही भाग के कोण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि त्रिभुज ADC, ठीक है, यानी ADC इधर वाले की निकालना है हमें। ठीक है, इस प्रकार से जो त्रिभुज है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पे है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो कोण C निकालते हैं अब हमारे पास, तो 180 माइनस क्या है, ऊपर नीचे का कोण हमें दिया है, ये पूरा कोण कितने के बराबर है, 85 डिग्री के बराबर है, और ऊपर 40 डिग्री दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया, और ये हमारे पास बचेगा 180 माइनस 5 और 8 और 4 12, 125 में से घटाते हैं 180 को, तो ये हमारे पास 55 डिग्री आंसर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू राइट आंसर सी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं 98वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला ये ऑप्शन क्या है, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, ये बात हमारी सही है, एक सूत्र सिद्धांत होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, यानी मानसिक तौर पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि एक ही खंड के कोण क्या होते हैं, वृत्त में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में हमारे दिमाग में रहती हैं। हम चतुर्भुज वास्तव में एक ईंट को थोड़ी देखते हैं, या कोई टाइल वगैरह है उसको थोड़ी नापते हैं, या कोई अन्य विषय वस्तु है उसको थोड़ी नापते हैं, परंतु हमारे अमूर्त यानी दिमाग यानी सॉफ्टवेयर, अमूर्त क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और मूर्त क्या होता है, हार्डवेयर होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट, प्रत्ययों का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, न कि हिंदी वाले जो पढ़ते हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे हमें व्याख्या का अवसर, यानी हमें दिमाग में रहता है नियम सूत्र जो भी है। गणित में सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का अर्थ होता है दिन भर की दिनचर्या में हम गणित का जो प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे क्या लिख रहा है, संकुचित होता है। ये सबसे गलत बात है। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, यानी नहीं को पकड़ना है, तो ये संकुचित हमारा नहीं होता, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संख्या और स्थान मापन आदि गणित का आधार है। ये तो चीज़ें गणित में पहली कक्षा से ही हम सिखाने का प्रयास और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सामान्यकरण बहुत संकुचित नहीं होता, विस्तारित होता है। हर जगह गणित का, हर क्षेत्र में, हर विषय में गणित ये प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अब 99 नंबर प्रश्न है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यानी गणित देश की संपन्नता होगी, यानी सामाजिक तौर पे संपन्नता होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, यानी अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले, वो गणित के आंकड़े बढ़ेंगे, उसमें आंकड़ों में वृद्धि होगी, तो यह गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है, तो सामाजिक मूल्य
नैतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य। तो ये नैतिक तो होता है किसी विषय वस्तु के बारे में उसके नियम, और अनुशासन एक नैतिकता एक नियम होते हैं जिनको एक समाज अच्छे के रूप में मानता है। कलात्मक कोई क्रिएटिव चीज़ या आर्ट जिसे कह सकते हो। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन होता है। जबकि देश की वृद्धि और यहाँ पे प्रगति की बात हो रही है तो ये सामाजिक स्तर पे जो परिवर्तन होता है, जैसे मान के चलो राजस्थान की जो शिक्षा दर है वो प्रतिशत 75 या 71 है, जो भी मेरे को आप पूर्णतः याद नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट वाली हमने अभी तक देखी नहीं है, अभी सालाना निकलने लगी है, ठीक है। तो ये हम मान के चलें तो हमारे क्या है, सामाजिक मूल्य को दर्शा रहा है। यानी हमारी शिक्षा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 71 से हमारी कितने प्रतिशत चले गए, 81% शिक्षा का प्रतिशत आंकड़ा आ गया। यानी 81% जनसंख्या हमारी क्या है, शिक्षित है, साक्षर है। तो ये हम यहाँ पे इसको उत्तर मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। 100वां प्रश्न, एक ऐसी योजना चाहिए यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। यानी हम किस तरीके से हम विद्यार्थी को समझें और उसके बाद जो उसके अंदर क्षमता है या उसके समझ की क्षमता है या उसके अंदर डिमांड है कि ये बच्चा इस काम के लायक है, तो ये किस तरीके का भविष्य का शिक्षण उसके बारे में समझ पाते हैं कि इसको ये सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए तो ये इस क्षेत्र में सफल होगा। तो वो कौन सा होता है, योगात्मक होता है, सूचनात्मक होता है, निदानात्मक होता है, ठीक है, या परीक्षण होता है। तो योगात्मक तो होता है 1 साल का आकलन, जो हम एक शैक्षिक वर्ष में 1 जुलाई से मानते हैं या 1 अप्रैल से आजकल मानने लगे हरियाणा की CBSE के अनुसार। तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो चलता है, ठीक है, योगात्मक आकलन होता है कि आपकी जो प्रगति पत्र है वो योगात्मक आकलन है। सामाजिक कार्य ये किए, खेल कूद ये किया, SUPW जो चित्रकला गायन के नंबर लगाते रहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तो वो क्या है, योगात्मक आकलन है। सूचनात्मक आकलन सूचना के लिए किया जाता है, ठीक है, कि ये आदमी इस तरह की सूचना, इसके बारे में ये रिपोर्ट कार्ड है। निदानात्मक आकलन किस लिए करेंगे, इसीलिए करेंगे कि विद्यार्थी कितना समझ पाता है, उसकी समस्या क्या है, वह किस प्रकार की व्यक्तित्व या वर्ग के अनुसार है, भविष्य किस प्रकार का निर्माण कर सकता है कि वह ITI करेगा या IIT करेगा, इस तरीके का, ठीक है। ये होता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, ये होता है 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का एक शैक्षिक विषय, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो पढ़ोगे वैसे आपकी उस स्तर के कार्य आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम निदानात्मक आकलन में देख सकते हैं। ANM पढ़ेगा या फिर MBBS करेगा, ठीक है, साइंस पढ़ेगा या हमारा बच्चा चित्रकला या फाइन आर्ट या क्रिएटिव होगा, सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, ठीक है, इनोवेटिव होगा वैज्ञानिक टाइप में। तो ये चीज़ें हम इसमें निदानात्मक आकलन में पढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर 100 नंबर का C रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दिखा सकता। अनौपचारिक आकलन क्या होता है, व्यक्तिगत आकलन जिसे कहते हैं हम, ठीक है, मतलब आसानी से हम बच्चों के और शिक्षक के बीच में ये एक व्यक्तिगत संबंध की तरह होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यह सही नहीं है, पहला ऑप्शन मैंने टिक किया है, ये गलत है, ठीक है, मैंने ऐसे ही वो, ठीक है, ये बात हमारी कंप्लीट। अब विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उसको सुनना, ये अच्छी बात है कि वो किस तरह से समझा रहे हैं। आपको भी हो सकता है एक बच्चा हाँ एक शिक्षक से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पा रहा हो, तो ये चीज़ें, और बच्चे आपस में थोड़े कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो बच्चों के जो आपस में बताते हैं तो वो ज़्यादा बिना भय या बिना किसी डर के सुनते हैं या समझते हैं। तो ये आपको ध्यान करनी चाहिए। शिक्षक अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना,
ठीक है, ये प्रश्न पूछने जो उत्तर आते हैं उनको समझना या उनको निगरानी करना या ठीक है मॉनिटर करना। चौथा प्रश्न है हमारे पास ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर ग्रेडिंग या अंक प्रदान करना। ये फॉर्मल होता है, ठीक है, यानी हम ये सभी बच्चों के लिए एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि अंक प्रदान या एक प्रगति पत्र प्रदान करना। बाकी ये तीनों चीज़ें व्यक्तिगत तौर से की जाती है। अपने बच्चे कक्षाओं में अपने बच्चे होते हैं और उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनकी कुछ समझ होती है, उनको हम नज़दीक से देखते हैं तो ये इनफॉर्मल हो जाती है, यानी उनसे व्यक्तिगत तौर से हम समझते हैं। तो ये हमारा आंसर को नहीं दर्शाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली 102 नंबर में, ठीक है, शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली प्रयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को किस प्रकार से जाना जाता है, यानी शुद्ध गणित में शुद्ध शब्दावली, यानी x प्लस में y बराबर कितना है, 1 है, ये एक शब्दावली है। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर किसके बराबर है, ये एक गणित की भाषा है। ठीक है, यानी हम सही से उच्चारण करें, ठीक है, यानी क्रय मूल्य विक्रय माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये हमारा गणित के सूत्र हैं। और इसका उच्चारण करने को हम इस तरीके से शुद्ध शब्दावली गणितीय शब्दावली है तो ये प्रोत्साहित करते हैं और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हो तो बढ़ावा देते हैं। तो ये किस प्रकार की ये शब्दावली है, तो ये शिक्षण में भाषा, यानी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भाषा है वो स्पष्ट शुद्ध और उच्चारण करने में और लिखने में सही सिंपल होनी चाहिए, यानी सभी को समझ में आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ए ऑप्शन को मानेंगे। ये कोई गणित शिक्षण में मूल्य से संबंधित नहीं है, वैल्यू से संबंधित नहीं है, कनेक्टेड कोई संबंध कोरिलेशन से संबंधित नहीं है, कोई एक उपकरण नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है और इसको हम सही से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये हमारी एक भाषा बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषताओं को सही नहीं दर्शाता है। ये नहीं है, बड़े बड़ों को 2-2, 3-3, 4-4 नंबर पीछे कर देता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। ये सही बात है, इससे तार्किकता आती है, कॉन्सेप्ट आता है, फाइंड और फैक्ट की जो स्थिति दिमाग में पैदा होती है वो गणित के माध्यम से होती है। जिसकी सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होती है उसको हम मानते हैं कि गणित भी ज़्यादा आता है। ठीक है, या फिर जिसकी राइटिंग थोड़ी ख़राब होती है और पढ़ने में इंटेलिजेंट है उसका गणित आपको कहीं ना कहीं, अपवाद के सिद्धांत को छोड़ें तो आपको गणित उसका अच्छा और बेहतर मिलता है। दूसरा आगे ऑप्शन है कि गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क यानी सोचने समझने की बेहतर कॉन्सेप्ट आधारित और फैक्ट के आधारित समझने की आदत को वो जो मार्ग बनता है वो गणित के माध्यम से बनता है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का या तार्किक रूप से नहीं करता, ये बात हमें कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सी है, वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे वैसे तो नहीं गलत दिए हैं परंतु नहीं दर्शाता है, नहीं पूछा है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन क्या दिया था हमें, यहाँ पे सी दिया है, तो इसको हम यहाँ पे 103 का राइट आंसर मानते हैं। ठीक है, गणित को संख्याओं और स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। जीपीएस हमें दिखाता है मोबाइल में, मैप में, तो उसमें स्थान में डिग्री वगैरह होती है, तो ये गणित और संख्या और स्थान का विज्ञान के रूप में हम प्रयोग करते हैं, मैप के रूप में, गणित जीपीएस के रूप में। तो हम आसानी से इसको समझ सकते, ये हमारा ऑप्शन चौथा भी विशेषता है गणित की। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी रहेगा। अब आते हैं 104 की तरफ। विद्यार्थियों द्वारा गणित समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति, यानी हम सवाल लिख रहे हैं, कोई बच्चा दिया है कि 26 और 24 कितना होता है। ठीक है, ये हासिल, या फिर हम बोल रहे हैं कि 26 और 25 और 26 कितना होता है, तो वो 50 लिख रहा है। और यहाँ पे जो समस्या को हल करने के दौरान ये होना चाहिए तो 51, बच्चे के लिए ये एक समस्या है कि यहाँ पे 26 और 25 को ये 50 लिख रहा है, परंतु होना चाहिए कितना, 51। तो
तो ये नहीं कर पा रहा है, यानी हम उसका विश्लेषण करेंगे या उसको समझाएंगे कि ये 26 और 25 कितना होता है, 51 होता है। तो ये हमने बच्चे की गलती है, उसकी प्रकृति समझी है और विशेषता को जानने का प्रयास किया है कि जो सीखने के दौरान या लिखने पढ़ने के दौरान गलती की है वो किस प्रकार की है। तो वो गणित में त्रुटि विश्लेषण है या विषय वस्तु विश्लेषण है या गणित में विषय वस्तु संश्लेषण है या गणित में त्रुटि संश्लेषण है। ठीक है, तो ये संश्लेषण तो होता है नियम के माध्यम से। ठीक है, हम यहाँ पे जो पहले से हमें दिखाई दे रहा है या वो क्रिया कर रहा है उसको हम सही से स्टेप को सही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, गणित में जो सवाल है, समस्या है, तो हमारा आंसर यहाँ पे संश्लेषण नहीं होगा। तो संश्लेषण में तो ये दोनों ही गलत हैं, जबकि विश्लेषण में विषय वस्तु नहीं है। गणितीय समस्या में गणित की त्रुटियाँ होती है, विषय वस्तु तो खुद गणित है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास त्रुटि, गणित में त्रुटि विश्लेषण हमारे पास यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। यानी एक ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि हम कक्षा कक्ष में किसी पाठ या विषय को बताते हैं तो वो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं। या तो हम वो एक ध्यान आकर्षण के लिए क्या करते हैं कि पूर्व ज्ञान को बताते हैं, प्रस्तावना को बताते हैं या उद्देश्य कथन को बताते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है इस पाठ या विषय वस्तु या इस प्रश्नावली या प्रश्न पत्र को करने का, या आदर्श प्रश्न रखते हैं भाई बच्चों इसका आइडल आंसर क्वेश्चन ये है और इसका आप सही से एक आइडल आंसर दो, आदर्श उत्तर प्रदान करो। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं किसी लेख की, विषय की या कहानी की तो या पाठ की। उसके बारे में आपने देखा होगा कि इंग्लिश और हिंदी के पाठ है उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना मिलती है, या गणित होता है उसमें प्रस्तावना मिलती है। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में आपको प्रस्तावना मिलती है। तो ध्यान आकर्षण करने का अर्थ यानी हमारे उद्देश्य प्रस्तावना क्या होता है, ये बताया जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या था, क्या होगा और क्या हम पहले ही कक्षाओं के इससे संबंधित पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर, कौन सा कथन गणित के पाठ्य पुस्तक निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है कि गणित का पाठ्यक्रम क्या है, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। सही बात है, होना चाहिए, यहाँ पे नहीं वाली कोई बात नहीं है। दूसरा है कि गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, यानी क्रिएटिव या एक्टिव। बच्चे गणित के प्रति बोरिंग या डर भय नहीं होना चाहिए। गणित वाले टीचर आएंगे डंडे मारेंगे, या गणित वाले टीचर हैं वो अच्छे से समझाते नहीं, हमारे समझ में नहीं आता। तो ऐसी क्रियाओं या संगीत में या कविताओं के रूप में या एक प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो प्राथमिक लेवल का गणित है, इसलिए तो यहाँ पे एक क्रिया आधारित होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, चाहे वो तिनके गिनो, डंडे गिनो या खेल कूद का कुछ और गिनो, चाहे गाय घोड़े अंगुलियों के माध्यम से सीखे। ठीक है, जैसे भी है वो समझ पाए। अब सी ऑप्शन है, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से होना चाहिए। जिस कक्षा का मनोविज्ञान या शैक्षिक विज्ञान स्तर है, मनोवैज्ञानिक स्तर है बच्चे का, उसके अनुसार और यह तर्क आधारित पाठ्यक्रम हो। और डी ऑप्शन हमारे पास है कि गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। ये सबसे गलत बात है कि आवश्यक गणित का पाठ्यक्रम है वो गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि उस गणित अध्यापक को वो गणित कराना होता है और उसमें पता है कि जो पुस्तकों को ज्ञान हस्तांतरण का जो माध्यम है वो शिक्षक हैं, वही उनको पाठ्य पुस्तक को बेहतर तरीके से बच्चों तक अब उस जो ज्ञान है गणितीय पाठ्य पुस्तक का वो हस्तांतरण कर पाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, डी होता है। इस नहीं को देखते हुए ये बात इसने गलत लिखी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा दिया, तो इसका प्रश्न नंबर 106 का आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। 107 नंबर में विद्यार्थियों की गणितीय जो कमजोरी होती है
वो डरते क्यों हैं या होमवर्क करते क्यों नहीं हैं, या उनमें गणित करने के प्रति या गणितीय ज्ञान के प्रति इंटरेस्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, यह अच्छी बात है। मौखिक प्रश्न या मौखिक कार्य देना, जैसे पहाड़े गुणा करना, पूछते हैं ना 15 गुणा 5 कितने होते हैं, 19 पांजे कितना होता है, 20 पांजे कितना होता है, 17 पांजे कितना होता है, ये मौखिक कार्य होते हैं। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करना, यानी विद्यार्थियों ने जो बच्चों कार्य किया हुआ है वो कैसे किया है, ठीक है, उसमें कितनी गलतियां हैं, कि किस विषय या सूत्र को उसने अच्छे से नहीं समझ पाया, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। और तीसरा डी क्या है, विद्यार्थियों में तुलना करना। ये तुलना करना क्या है, अच्छी विधि नहीं है, इसलिए हम इसको ऑप्शन डी गलत मानते हैं। अच्छी विधि क्यों नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की मनोवैज्ञानिक यानी शैक्षिक प्रकृति और जो पर्यावरण के आधार पे जो गुण बनते हैं या उनकी मनोस्थिति बनती है या शारीरिक मानसिक स्थिति बनती है वो अलग अलग होती है, उनमें इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो सभी विद्यार्थियों में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, हर किसी में कमी और हर किसी में एक विशेषता मिलती है। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। दो पूर्ण संख्याएं दी गई है, ठीक है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या बराबर है किसके, अब देखो यहाँ पे छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो हम ऑप्शन का प्रयोग करके इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में हम जो और कोई तरीका हमें मिलता है तो हम उसको प्रयास करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें ऑप्शन मिलते हैं, तो छोटी संख्या पूछी है, ठीक है, तो छोटी संख्या हम यहाँ पे मानते हैं 25, ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, यानी 25 हमारी छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या उसका 3 गुना है 25 गुना में 3, ठीक है। अब संख्या को छोटी संख्या के 7 गुना है 25 के 150, 25 175 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब 175 को बड़ी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। बड़ी संख्या क्या होगी, 175 को मतलब 30 से विभाजित करें तो हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 6 5 3 15, ठीक है। 5 से भागफल तो 5 हमारे पास आ रहा है, परंतु शेषफल हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है 18, 18 7 कितना होता है, 18 5 90 और 136 यानी 126, 18 7 126, पहाड़े भूल गया, 1 महीने हो गया मेरे को छोड़े हुए, 2 महीने, ये हो गया 126 भाग में 18, नहीं मतलब 25 से भाग देंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, 25 5 125 होता है। तो यहाँ पे हम 1 का भाग करते हैं, ठीक, मतलब 25 पे 25 का भाग देते हैं, या बड़ी संख्या हम 25 को मानते हैं, छोटी संख्या 18 को मानते हैं। तो यानी 25 ये 18 को गुणा किया 7 से छोटी संख्या को, क्योंकि यहाँ लिखा है छोटी संख्या को 7 से गुणा करने पर बड़ी संख्या से विभाजित किया, यानी 18 7 126, और बड़ी संख्या मैंने 25 को मानी तो 25 से भाग दिया तो 125 बटा में 126 माइनस 125 1 बच गया, और ये शेषफल हमारे पास 1 बच रहा है और भागफल हमारे पास 5 बच रहा है, यानी ये बात हमारी कंडीशन को पूरी कर रहा है, इसलिए हमारी छोटी संख्या का आंसर ये होता है, ठीक है। अब अगर हम सूत्र और जो तरीका है हमारे पास दूसरा उसके अनुसार करें तो हमारे पास क्या होता है, मान के चलो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, x और y है, ठीक है, स्मॉल और बिग, ठीक है। अब ये मानते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्या लिखा है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को, यानी x बड़ा है हमारा y बड़ा है, यानी y का हमारा 3 गुणा,
ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये आपको भागफल प्लस में भाजक वाला सूत्र याद है, यानी भागफल प्लस में शेषफल प्लस गुणा में ये भाजक याद है, तो उसके हिसाब से हम लिख पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा किसके 4 छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो ये हमारे पास होता है यानी 4x, ठीक है, यानी भाजक गुणा में भागफल कर दिया प्लस में शेषफल जोड़ दिया। तो ये बात हमें कह रहा है, ये हमारी समीकरण 1 होगी। इसी तरीके से दूसरी संख्या लिखता है कि यदि छोटी संख्या है, संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे होता है भाज्य जिस पे भाग दिया जा सकते हैं, यहाँ पे आता है भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और यहाँ पे आता है भागफल। ये सूत्र चौथी 5वीं कक्षा में है, ये डिजाइन आपको। और यहाँ पे बचता है हमारा शेषफल, ठीक है, शेषफल। अब भाजक और भागफल को गुणा करते हैं तो यानी ये हमारे पास आ गया, और प्लस में शेषफल करते हैं तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यही बात हमें यहाँ पे लिख रहे हैं। अब दूसरा है कि 7x को गुणा किया, छोटी संख्या को 7 गुणा किया, उसमें से 5 बड़ी संख्या है उससे गुणा करते हैं, यानी बड़ी संख्या हमारी कितनी है, y है। और ये किससे हमारे पास इसमें किसको गुणा और करना है, 5, यानी भागफल शेष को 5 आता है, उसको हमने गुणा किया प्लस में 1 किया, ये हमारे पास आ गई समीकरण 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ गया हमारे पास। अब इनको चर राशि और अचर राशि को एक साइड करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे रह जाता है 5y बराबर माइनस में 7x बराबर में 1, और इसको अलग करते हैं तो 4x माइनस 3y बराबर 3, ठीक है। ये बात हमें लिखी है। अब यहाँ पे समीकरण हमारे पास 2 प्राप्त होती है, ठीक है। दोनों समीकरण को या तो y का मान बराबर कर लो, ठीक है, 5y माइनस 7x बराबर -1, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे 3y माइनस 4x बराबर 3, ठीक है। अब इसको हम कितने से गुणा करें, 5 से गुणा कर लेते हैं, और इसको हम करते हैं 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 5 × 15y माइनस 7 × 21 x बराबर -3, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 × 15y माइनस 4 × 5 = 20 x बराबर 5 × 15, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा तो बचेगा ये y की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आती है 1, और ये हमारे पास हो गया 12, ठीक है, 18, ये हमारा हो गया 18, यानी y की वैल्यू कितनी है, 18 होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी y की वैल्यू 18 होगी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो y की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समीकरण में रख के, ठीक है। तो ये आप आगे का प्रयास कर लेना, मैंने इतना बता दिया, मैं जो साफ करना है वो कर देता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू आप निकाल लेना, समीकरण 1 या 2 में y की वैल्यू रख देंगे तो x की समीकरण आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा राइट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे 18 होगा छोटी संख्या का, और छोटी संख्या मैंने y की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब संख्या 109 नंबर है, x का मान x की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है, y की वैल्यू नहीं है, ठीक है। y तो y से कट गया, x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है, और समाल संख्या क्या थी
हमारी 18 थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं 109 नंबर की प्रश्न की ओर, यानी 170 658 09 में 7 6 9 के स्थानीय मानों का योग, यानी 1 2 3 4 5 6। पहले तो हम 7 के पीछे 6 0 लगाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है 6 के बाद में 5 4 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000। फिर आती है 9 का स्थानीय मान, ये इकाई अंक पे है, तो ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। ये हमारा 9 0 0 0 6 फिर 0 7। अब ऐसा किस में है? ऐसा एक ही संख्या में है, और कौन सी में है? 70 6000 यानी 60,009। ये हमारा आंसर यहाँ पे 9 हो चुका है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, ये तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की ओर। ये हमें यहाँ पे लिखा है कि यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, 5वीं कक्षा गणित का प्रश्न है, कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? यानी 1/3 किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिखा है 1/3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। फिर आता है 31%, फिर आता है 3/10, फिर आता है 0.313, फिर आता है 0.09/3। ये हमारे पास आंसर प्रश्न है, और इसको हल करते हैं तो इसको व्यवस्थित क्रम में देखो। सबसे पहले 1/3 वो किसके बराबर है? 33.33 के बराबर है। फिर 31% हमारे पास है, ठीक है। फिर 3/10 का मतलब है हमारे पास 30%, ठीक है। फिर हमारे पास 31.3%। फिर हमारे पास आता है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आता है 30 पॉइंट, ये इसका भाग देते हैं 30.3, ये हमारा प्रतिशत में आ गया सारा भाग, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, मध्य में कौन सा आएगा? ये हमारा 1 नंबर है, ठीक है। फिर ये हमारा 2 नंबर है 30.3, फिर ये हमारा 3 नंबर है, फिर 31.3 4 नंबर है, और ये 5 नंबर है। कुल 5 संख्याएं हैं, तो मध्य का अंक कौन सा होगा? 31% होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31%, यानी सी आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 111वें सवाल की ओर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखो हमें दिया है, ये सवाल आते हैं चौथी 5वीं में, संख्याएं ढूंढना, दिमागी खेल पाठ नाम दिया है, ठीक है। इसमें से हमें क्या घटाना है? x 6 y 9, ठीक है। इसको घटाते हैं तब हमें मिलता है 3y y 7, यानी ये y जहाँ पे लिखा है वो y की वैल्यू समान है, जहाँ पे x की वैल्यू है वो x की वैल्यू ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये समान रहेगी। ये हमारा आंसर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यानी हासिल 1 लेते हैं 6 में से, तो ये 7 में से, तो ये हमारे पास 16 बनता है। 16 में से 9 गए, हमारे पास बचता है 7। यहाँ तक हमारे पास आ गया समझ में बात, ठीक है। अब आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया? हासिल लेने के बाद या कैरी लेने के बाद में 6 बचता है। अब 6 में से y घटाते हैं तो y बचता है, यानी ऐसी संख्या घटा रहे हैं जो यहाँ पे y में से घटाने पे y ही बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं? ऑप्शन लगा के देख सकते हो। y की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 में से 8 घटाएंगे या 3 घटाएंगे, देखो ये 3 घटा रहे हैं, y की वैल्यू मैंने रखी 3 पहले ऑप्शन से, तो यहाँ पे 6 में से 3 घटाया 3 बच गया, ठीक है। पर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे घटाऊँ 9, x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ 9 और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मेरे को y प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 9 में से 6 प्राप्त हो रहे हैं, तो ये घटाते हैं 3 होता है। परंतु यहाँ पे जब x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 में से 9 जाएगा, जब 3 नहीं बचेगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। जब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े हैं, ठीक है,
दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे हमें दिया है कि x की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 9 3 7 6 और फिर 3 6, y की वैल्यू 9 है तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा और फिर 9 लिखा। अब देखो 16 में से 9 गए 7 बच गए, ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या पूर्ण। अब यहाँ पे 6 बजे 6 में से 9 गए तो जाएंगे नहीं, तो 16 में से 9 जाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और 7 16। तो ये y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 आ रही है और यहाँ पे 7 है, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया रॉन्ग हो गया, यानी y की वैल्यू हमारी गलत आ रही है। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 है, 3 घंटे का टाइम होता है। इस तरह के सवाल आप लास्ट में 15 मिनट 20 मिनट में ये 1 या 2 से ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता है कि टाइम क्या होता है, वैल्यू क्या होती है और कंपटीशन किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये 9, x की वैल्यू 5, y की 7 और 6 और उसमें से फिर y की वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 6, y की वैल्यू 8 और फिर ये मेरे पास आ गया 9। अब इसको माइनस करके देखते हैं ऑप्शन तीसरे से, ठीक है। ये हमारे पास आता है 9 में 16 में से 9 गए 7, 16 में से 8 गए 7 हासिल थी, उसकी जगह अब मेरे पास कितना बचा 6 बच गया। तो 6 में से 16 में से 8 घटाए हमारे पास कितने आए 8 आए, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 6 घटेगा नहीं इसलिए 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8, यानी यहाँ पे हमारे पास देखो प्रश्न में y लिखा है, ठीक है, ये उत्तर में। तो y की वैल्यू कितनी है 8, ये वो दोनों चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं। अब x की वैल्यू हमारी सही होती है कि नहीं होती देखते हैं। ये बच गया यहाँ पे 3, इसकी जगह ये 8, 9 की जगह कितना बचा 8, 8 में से 5 घटाते हैं तब हमारे पास कितना बचा 3, यानी ये या x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी और यहाँ पे रखी थी, ऑप्शन हमारा सही गया है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा सी होगा। तो ये तरीके से आपस में लास्ट में सवाल कर सकते हो अगर यही सवाल आपके इस तरीके का आता है तो। अब बढ़ते हैं 112वें प्रश्न की ओर। ये श्री एक्स हैं, वो 55,600 रुपये लेके बैठे हैं। इन्होंने एक योजना में निवेश किया, ठीक है, योजना में निवेश किया, उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया, यानी 55 है और मैंने 600 रुपये शेयर मार्केट में लगाए, मैंने 2 महीने में क्या प्राप्त किया 8 गुना प्राप्त किया। तो ये हमारे पास 8 गुना कितना होता है 8 की 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और 8 से 48 4, 8 5 40 और 4 44, फिर 4 8 5 40 और 4 44, 444 800 हमने प्राप्त किया, यानी 4,44,800 रुपये हमने प्राप्त किए। फिर उसने 57,000 इसमें से मैंने घटाए 57,986 रुपये, यानी एक संस्था को दान कर दी, इसलिए मैंने ये बात घटा दी है। अब इसका वैल्यू हमारे पास बचता है 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1 और 18 में से यहाँ 17 में से 9 गए, हमारे पास बचता है 18 में से 9 गए 8, यहाँ से हासिल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे 17 में से 9 गए हासिल, ये 8 की जगह 7 है, 7 में 17 में से 9 घटा रहे हैं तो ये बच गया 9 और 8 17 होते हैं, तो ये हमारे पास 8 बच गया। उसके बाद में यहाँ पे बचता है हमारा 3, 3 में से 7 घटेगा नहीं, इसलिए हमने घटा दिया 13 में से, ये तो हमारे बच गए 6 और यहाँ पे बच गया 12, 8 और 5 13 होते हैं, 3 ऊपर बचा हुआ है, हासिल लेने के बाद 4 की जगह बीच वाले 4 में, तो 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे 4 में से हासिल ले ली थी, इसलिए पहले 4 में हमारे पास बच गया 3, यानी 3,86,814 रुपये हमारे पास बच चुके हैं। फिर उसने बचा हुआ धन निवेश किया है, यानी ये मिस्टर एक्स थे, इनको अब की बार क्या हुआ
हानि हो चुकी है निवेश करने के बाद शेयर बाज़ार से, फिर उनको केवल 1/3 या तो हम 386 पे 3 का भाग दे दें, ठीक है, 386 814 पे भाग 3 करें, या फिर हम लिख सकते हैं, ठीक है, 386 814 गुणा में 101/3, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से काटते हैं, तो ये हमारे पास आता है 1 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 8 3 24, 2 बच गए, फिर 9 3 27, 28 में 27 घटा दिए, फिर हमारे पास बच गया 1 और ये 3 3 9, फिर 1 2 बच गए, फिर 8 3 24, यानी 1,28,938 रुपये हमारे पास बचता है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1,28,938, यानी आंसर ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 112 नंबर की ओर, 13 से 113 की ओर। यदि एक समबहुभुज की भुजाएं न हो हैं, जब समबहुभुज दिया जाए तो आपको याद रखना है भुजाएं दी हों और प्रत्येक का बहिष्कोण ज्ञात करना हो, ठीक है, प्रत्येक बहिष्कोण की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सभी बहिष्कोणों का कुल योग कितना होता है, कुल योग होता है 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब 9 भुजाएं हैं, 9 तो उनके सारे कोण हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 360 डिग्री भाग में 9, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अगर हमें यहाँ पूछ लिया जाए कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है 40 डिग्री है, तो 9 40 डिग्री है और कुल भुजाएं कितनी हैं 9 हैं, तो मान कितना होगा टोटल, तो 9 गुणा में 40, ठीक है, ये 360 के बराबर हो जाएगा। ये उल्टा इसका पूछ लेता, अगर प्रत्येक बहिष्कोण का मान दे दिया कि एक प्रत्येक बहिष्कोण का मान इतना है, इतनी भुजाएं हैं, तो कुल कितना मान होगा 360 होगा। अब आता है ये अच्छा प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप है 144 सेमी है। वर्ग का परिमाप क्या होता है वो देखो, वर्ग का परिमाप 4a, यानी चारों भुजाओं को a की जो वैल्यू है उससे गुणा करते हैं, और ये किसके बराबर है 144 सेमी के बराबर है। ठीक है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणा भुजा होता है। ठीक है, ये किसके बराबर है, लंबाई गुणा में चौड़ाई के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कि मेरे पास न तो वर्ग का क्षेत्र भुजा, वर्ग की भुजा का मतलब है नहीं परिमाप, मतलब वर्ग की भुजा सबसे पहले हमें निकालनी है, यानी a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे सबसे पहले, वर्ग की भुजा, फिर हम आयत की भुजा ज्ञात कर पाएंगे। वर्ग की भुजा कितनी है, ये हो जाएगी 144 बट्टा में 4, 4 तिये 12, ठीक है, और 8 तिये 6 चौके 24, यानी वर्ग की एक भुजा किसके बराबर है, ए की वैल्यू कितनी है 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये हमारे पास आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 गुणा में 36, ठीक है, 1296 हमारा। अगर वर्ग याद है तो आपको ये चीज़ भी याद होगी, यानी 1236 वर्ग सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या मतलब स्क्वायर लग के आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक इस तरह से और इस तरह से नापते हैं, एक्स और वाई को हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब हमें दिया है कि आयत की लंबाई कितनी है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर है 1296 के बराबर है, ठीक है, सेमी स्क्वायर के। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी बराबर 1296, तो यहाँ पे हम आयत की लंबाई हमें दी है और चौड़ाई में अंतर किसके बराबर है वो निकालना है, जबकि लंबाई क्या है आयत की 81 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल
या लंबाई चौड़ाई याद करेंगे तो हम यहाँ पे निकलेंगे कि लंबाई हमारे पास 81 सेमी है। अब वर्ग को भूल जाओ, अब वर्ग का काम हो चुका है। हमें जो उत्तर बी निकालना है और फिर अंतर निकालना है वो हम यहाँ पे आगे आयत से ही निकालेंगे। तो अल इंटू बी है, वो अल कितने हैं 81, हमें बी नहीं पता, बी हमारा 1296 में छुपा हुआ है। तो हम बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1296 भाग में 81 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1296 ब्रेथ चौड़ाई हमारी आएगी भाग 81, 81 कम 81 होगा, ठीक है। 129 से ज़्यादा हम जा नहीं सकते, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 6 8 से 48, ये 16, यानी 486 हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो गया। यानी बी की वैल्यू कितनी है ये हम साफ कर देते हैं, यहाँ से हमें कोई काम का चीज़ नहीं है। तो बी हमारे पास आगे का स्टेप मैं इस साइड से कर रहा हूँ। तो बी की वैल्यू कितनी हुई 1296 भाग में 81 और इसका वैल्यू हमारे पास आया 16। अब हम यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर अल माइनस बी कितना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 81 माइनस 16 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16, ये 5 और 1 6, ठीक है। 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गया 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो 65 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे का स्टेप मैंने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब 115 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे दिया है कि मैथ है पर 408 और 132 का किसके बराबर है, 1032 माइनस 408 वाई के बराबर है। एक्स और वाई किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक्स वाई वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें एक चीज़ देखो, 408 का HCF ज्ञात करना है, मतलब समावर्ती जिसे कहते हैं। तो 408 का हम भाग करते हैं इस भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो निकालेंगे और 1032 का भी निकाल लेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 24 आएगा। यानी ये 24 है, ये हमें क्या कह रहा है कि 1032 एक्स माइनस 408 वाई बराबर 24, ठीक है। अब 24 से विभाजित करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, ये 24 है, इसका ये एक तरीके से क्या है 1032 एक्स माइनस 408 वाई, ये इस तरीके से मैं भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं तब हमारे पास आता है ये, ठीक है। इसको भाग देते हैं तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होता है 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 1 96 और फिर बच गया 7 और 2, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, यानी ये हो गया 43 एक्स और ये हो गया हमारा 24 से कम 24, 24 दूनी 48 1 से जाएगा, यानी हमारे पास बच गए 24, 16 बच गए, 16 8 और ये हमारा यहाँ पे 24 में से भाग देंगे तब हमारे पास है 16, 168 पे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 117 वाई बराबर 1, ये हमारे पास बचता है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है कि x प्लस में y किसके बराबर है 7 के बराबर है, जो हमें यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। ये हमारी समीकरण 2 मानते हैं, ये समीकरण हमारी 1 मानते हैं, ठीक है। 24/24 से भाग दिया है तो यहाँ पे हमारे पास 43 एक्स प्लस 17 वाई आया। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब हमारे पास समय इसको देखो, यहाँ पे एक्स वाई है, इनको हल करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे कर देता हूँ 43 एक्स माइनस 17 वाई बराबर 1, और दूसरी समीकरण को 17 से गुणा करते हैं तब हमारे पास आता है 17 एक्स माइनस में 17 वाई, यानी 17 7
17 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 गया 119। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास y से y कैंसिल हो गया, ये हमारे पास है 120 और ये हमारे पास हो गया 60x। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 120 बटा में 60 और इसके बाद में हम उत्तर करेंगे इसका 2, यानी x की मान कितनी है 2 है। अगर हमारे पास x प्लस वाई किसके बराबर है 7 के बराबर है, यानी 2 प्लस वाई किसके बराबर है 7 है। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं 7 माइनस 2 यानी 5। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 और 5। अब इसमें से ये कह रहा है कि माइनस x माइनस वाई किसके बराबर है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस 5 होगा वो किसके बराबर होगा -3 के बराबर होगा। ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद 116 नंबर प्रश्न करते हैं। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इनका सबका एलसीएम ज्ञात कर लो और वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्षमता प्राप्त हो जाएगी। यानी ये 60 किससे कटता है 105 किससे कटता है, न्यूनतम संख्या पूछी है लिस्ट। ठीक है, एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल, तो ये सबसे कटेगा कौन सा, ऐसी भाज्य संख्या ज्ञात करनी है जो इनको सबको विभाजित कर सके। भाजक संख्या ज्ञात करनी है तो ये होती है 15 चौके 60 और 15 छके 90, 15 साते 105 और फिर आती है 15 में 105। ठीक है, 135। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हल करते हैं तो ये हमारी आ जाएगी 4 प्लस में 7 प्लस में 9 यानी 20 आंसर आ गया। लिस्ट कॉमन संख्या हमने एलसीएम ज्ञात की तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ये वैसे ही है जैसे घंटी बजने वाले सवाल आते हैं, वही इतने मिनट बाद इतने सेकंड बाद घंटी बजती है, फिर वो एक साथ कैसे बजेगी, वही सवाल है। सिर्फ सवाल की जो भाषा है वो परिवर्तन हुई है, डिजिट के जो कैलकुलेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुज है, वहाँ पे ABC में AP कोण BAC का समद्विभाजक है। AP क्या है, ये वाली जो रेखा है ये BC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी 2 भागों में बांटती है। और AQ और BC पर लंब है, यानी AQ है वो BC पे एक लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कौन सा, A और Q। ठीक है, तो PAQ की वैल्यू ज्ञात करो। PA यानी कोण, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, PAQ। अब मैं इस चित्र को बड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ। ये हमें क्या कह रहा है, ये सवाल है इस तरीके का। ठीक है, ये कोण A है और ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AQ है। ठीक है, ये कोण हमारा 75 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर। ये उसके बाद में समद्विभाजक है किस किस को। ठीक है, यानी इस BC है, इस रेखा को ये 2 भागों में बांटता है। अब ये कोण हमारे पास यहाँ पे दिया है इसने 35 डिग्री का। ठीक है, अब ये PAQ किसके बराबर है ये हमें पूछ रहे हैं, यानी P कहाँ है, इसका कोण है, अच्छा ये रही PAQ। यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन लाइन अभी मैं बना रहा हूँ, ये कोण हमें बताना है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि PAQ किसके बराबर है, किसके बराबर है। देखो ये हमें कह रहा है एक त्रिभुज होता है, जैसे ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसको समझो आप डिटेल में। तो ABC में क्या दिया है हमें पास, BAC क्या है, कोण A क्या है। ठीक है, वो निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे कोण B है,
180 कुल त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, उसमें बी और सी दिए हैं, तो ये हम बी और सी हम यहाँ पे घटाते हैं कोण सी, तो ये हमारे पास आता है 180 डिग्री माइनस कोण बी की वैल्यू 75 है, प्लस में कोण 35 कोण सी की वैल्यू है 35 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 180 से में से घटाया हमारे 7 5 5 10 7 3 10 और 1 11 यानी 110 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री। यानी कोण ए की वैल्यू, ये पूरा कोण कितना डिग्री है, 70 डिग्री का है। ठीक है, जो ब्लू कलर में मैंने अभी बनाया है। अब आगे बढ़े हैं तो हमारे पास क्या है, देखो ये 70 डिग्री में से ये जो AP चीज़ है वो AP क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है, यानी 35 डिग्री ये बचता है इधर वाला, ये हमारा 35 डिग्री है और ये भी हमारा 35 डिग्री है, क्योंकि ये दो बराबर भागों में हमें बांटता है। तो हम इसको आगे स्पष्ट करते हैं कि BAP वो किसके बराबर है, 70 भाग में 2 यानी 35 डिग्री के बराबर है। AP है BC पे समद्विभाजक है, द्विभाजक है। ठीक है, द्विभाजक, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आती है त्रिभुज BAQ की वैल्यू। देखो ये BAQ यहाँ से यहाँ तक वाला है। अब यहाँ पे हमें किया दिया है त्रिभुज BAQ, ये किसके बराबर है, एक कोण हमें 75 का दिया है। ठीक है, दूसरा कोण हमें 90 का दिया है, क्योंकि समद्विभाजक परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर है और लंब है, इसलिए हम यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस 180, ये हमारे पास बचता है 5 और 9 और 7 16, ये हो जाएगा 180, यानी ये हमारे पास 15 डिग्री का कोण आ गया। मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, आप इसको सही से समझ लें। और 180 माइनस 165 करते हैं, 180 माइनस 65। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 15 डिग्री। अब ये देखो सिंपल सा, अब कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज PAQ क्या है, त्रिभुज PAQ में जो लंब समद्विभाजक के बाद में हमारे पास 35 डिग्री बचा था, उसमें से हम यहाँ पे 15 डिग्री घटा देंगे, तो PAQ की वैल्यू हमारे पास कोण PAQ बराबर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर 20 डिग्री। यानी A की वैल्यू हमारी जो ग्रीन कलर का यहाँ वाला भाग है, ये किसके बराबर है, 35 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 117 नंबर से 18 नंबर की ओर। दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः B और C पर लंब समद्विभाजक हैं और BOC किसके बराबर है, यानी O की वैल्यू हमारे जो बाहर की साइड वैल्यू है, यानी एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया है। ठीक है, इसको हम बांटते हैं इस तरीके से, और ये O की वैल्यू हमें पूछ रहा है, ये हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला पूरा जो कोण है वो 70 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण पूरा क्या होगा, 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 40 है। ठीक है, तो ये दो भागों में बंट रहा है। ठीक है, क्योंकि ये A, B और C यानी कोण ABC का मान 180 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ें तो ये कोण, अब देखो ये बराबर भागों में कौन सी हैं, OC और OB, ये दोनों चीज़ें हैं। ये जो 70 डिग्री का कोण है इसको 35-35 में बांट रही है। अगर ये 35 का है तो ये भी 35 का है, फिर दो भागों में बांटते हैं तो ये 70 हो गया। और ये त्रिभुज का अंदर वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है, बाहर वाला नहीं अंदर वाला पूछ रहा है, ये वो है अंदर की साइड, ये 35-35 है। तो ये भी एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ओ, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि त्रिभुज OBC है, उसमें कोण O है हमारा, वो किसके बराबर है, 180 माइनस 35 प्लस में 35। ठीक है, क्योंकि ये B का जो नीचे वाला भाग है, यहाँ से ये वाला जो भाग है,
ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो ये कोण ओ है वो किसके बराबर है, 180 माइनस 35 प्लस 35, यानी 180 में से हमने घटा दिया 70, तो हमारे पास ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री, यानी कोण ओ किसके बराबर है, 110 डिग्री के बराबर है। ये हमारा राइट आंसर है और बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं 119 की ओर। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति अनुसार BA किधर है, इसमें BA ये बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, और DC को इधर बढ़ा दिया। तो आकृति अनुसार बढ़ाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हुआ। ठीक है, ये वो बात पूछ रहा है हमें। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं ये वाली कथा हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू, x बड़े वाला x कहाँ पे है, ये x है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, और छोटा a किसके बराबर, ये है, और बड़ा b किधर है, ये है, यानी ये एकांतर कोण पूछ रहे हैं। यानी ये चीज़ें हमारे पास, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये देखो। ये इस तरीके से हमें सभी का मान रखना है, D का, C का, A का, B का। ठीक है, ये भुजाएं हमारी, और इसके बाद में ये F है, ये E रेखाखंड है। अब ये देखो यहाँ पे एक B और Y है, X और A है, ये क्या है, एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन यही होगा। ये माइनस नहीं हो सकता, ये भाग नहीं हो सकता, और ये वही अभी एक गणितीय प्रत्यय वाला गणित का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में पता है, जो कक्षा 8 के गणित में ये सवाल हमें अच्छे से समझाए गए हैं, पूरा 2-3 पेज में समझाया गया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो, या कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक देखी होगी तो वहाँ से आप इस प्रश्न को कर सकते हो, समझ सकते हो और बेहतर तरीके से। ठीक है, अब 120 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक छात्र है, अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। ठीक है, यानी किसी विषय में 98 मिले थे और 108 हमने लिख दिए। जैसे अब की बार बोर्ड परीक्षा में 105% मिले हैं, वैसे ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। यानी 10 नंबर में किसी बच्चे के बढ़ाता हूँ तो कक्षा का जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया, 10 बच्चों के प्रत्येक बच्चे के 1/5 हमारे पास बढ़ गया। ठीक है, यानी अब छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। यह हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, कुल अंतर, ये हमारे पास है 108 माइनस में 98 बराबर 10। ठीक है, छात्र कितने हैं, x है, और हमारे पास क्या है 1/5 बच्चे पर्सन 1/5 एवरेज अंक बढ़ता है, यानी सभी बच्चों के कितने, x बच्चों की, और किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। यानी कुल जो अंक बढ़े हैं वो 10 बढ़े, और सभी की एवरेज बढ़ी, वो कितनी बढ़ी, 1/5 गुणा में x। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणा में 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50। यानी छात्र कितने हैं, कुल 50 हैं, उनकी 1/5 हिस्सा सभी की एवरेज बढ़ जाती है। तो ये था आज का रीट का गणित का प्रश्न पत्र, जो 2018 में प्रश्न थे, उसमें से हमने सवाल किए गणित विषय के। और अभी इस मंथ अगस्त और सितंबर की 15 सितंबर से पहले लगभग मेरा प्रयास रहेगा कि स्टेट, सीटेट, यूपी टेट के जो मैथ के प्रश्न पत्र हैं या गणित इंग्लिश के प्रश्न पत्र हैं, उनको जितना मैं हो सके खुद की तैयारी के लिए, खुद की समझ के लिए, गणित को बेहतर तरीके और इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझने के लिए अच्छे से कर पाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ। तब तक के लिए इस वीडियो